नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आकाश स्टडी क्लासेज में। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद। जब जनता बगावत करती है, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कैसे नील आंदोलन हुआ है। ये नील आंदोलन किसका था? कृषकों का था। और कैसे जो जंगलों में निवास कर रही हैं जातियां, उन्होंने मुंडा जनजाति ने विद्रोह किया है। और ध्यान करिए किस तरह से सन 1765 की संधि से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज अपने अधीन ले लेते हैं और वो एक कठपुतली शासक की भांति रह जाता है और उसको कड़ा और इलाहाबाद की जागीरें दे देते हैं और उसको वहीं तक सीमित कर लेते हैं। तो इस तरह से राजा हैं, महाराजा हैं, जनजाति है और किसान हैं, सभी के ऊपर अंग्रेज अपना प्रभुत्व और अपना आतंक कैसे फैलाते जा रहे हैं। और देखिए, राजा हैं, रानियां हैं, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस जब लाता है तो जो राजा हैं और जो गांव के बड़े कृषक हैं या जमींदार टाइप के लोग हैं, उन सबको वो जमींदार की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं और उनको केवल अपना कर वसूल करने वाले अधिकारी की तरह उनकी स्थिति बना देते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए एक रास्ता तैयार कर रही हैं। तो इसी चीज का आज हम लोग अध्ययन करते हैं। ये देखिए, 1857 के विद्रोह का एक चित्र दिया हुआ है। आगे चलते हैं। नीतियां और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर तरह तरह के असर पड़े हैं। राजा रानियों का पढ़ चुके हैं आप लोग, किसानों का भी पढ़ चुके हैं। जैसे नील के किसानों ने विद्रोह किया तो कैसे जबरदस्ती उनसे नील की खेती कराते थे, तो वो विद्रोही हो गए। जमींदार केवल वसूली करके उनको दें, यानी टैक्स वसूल करने वाले उनके कर्मचारी की भांति हो गए। आदिवासी, मुंडा विद्रोह आप पढ़ ही चुके हैं झारखंड का। सिपाही विद्रोह आपने नहीं पढ़ा है, वो आपको इसी अध्याय में बताया जाएगा। देखते हैं आगे। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। देखिए, ये यहाँ पे आपको आगे विद्रोह इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा 1857 का। इसके जस्ट पहले ही 18 1856 में अवध का अंग्रेजों ने विलय कर दिया था और अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। तो उनका जब विलय कर दिया है तो इसमें क्या लिखा है? नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। तो ये देखिए, एक आपको मैंने उदाहरण दे दिया है कि देखो, यहाँ से नवाब की ताकत भी छिन रही है। तो ये केवल एक उदाहरण, लेकिन ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए और इस अवध में भी रेजिडेंट तैनात कर दिया गया था। स्थानीय सरकारों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, या स्थानीय सरकार या स्थानीय शासक कह लीजिए। जो राजा थे वो स्थानीय सरकार ही थे या शासक थे। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीन लिए गए और राजस्व वसूली अंग्रेज स्वयं करने लगे। ये काम कहाँ से चालू कर दिया था? सन 1765 से। धीरे धीरे फिर वो इसी तरह सभी के साथ व्यवहार करने लगे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु, लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव, की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान लिए और इन्होंने एक बेटा गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव इनके बेटे का नाम था। इसके बाद है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब।
ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। कैसे आखिरी रियासतों में थी? 1857 में हो रहा है विद्रोह, और इस विद्रोह के कारण 1858 में महारानी का एक घोषणा पत्र जारी होता है, जिसमें यह घोषणा कर दी जाती है कि अब भारतीय राज्यों को अंग्रेजी शासन में नहीं मिलाया जाएगा। तो 1856 में अंतिम अवध को मिला पाए हैं, और इसके बाद विद्रोह हो गया है 57 में। और 58 में क्या हुआ है? महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी कि अब किसी राज्य को आप अंग्रेजी शासन में नहीं मिलाएंगे, और कंपनी को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधीन ले लिया। अब कंपनी का शासन नहीं था 1858 के बाद से, अब महारानी का या ब्रिटेन क्राउन का शासन भारत में होने लगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अंतिम रियासत थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी, और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। 1801 में जो सहायक संधि थोपी गई थी उसमें एक रेजिडेंट रखा गया था, रेजिडेंट यानी सैनिक, और उसका जो खर्चा था वो अवध को देना था। अवध चुका नहीं पाया तो अवध का आधा राज्य यानी 1/2 राज्य 1801 में ही विलय कर लिया, अंग्रेजों ने ले लिया। और जो बचा शेष वो 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। सन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ये कौन घोषणा कर रहा है? डलहौजी घोषणा कर रहा है, 1849 में ही घोषणा कर रहा है। और देखिए 1857 में जो बहादुर शाह जफर था, इसको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। किस आरोप में? कि 1857 का जो विद्रोह किया है वो तुमने किया है, इसके नेता तुम हो, नेतृत्व तुमने किया है। इस आधार पर उसको रंगून भेज दिया। और घोषणा तो 1849 में ही डलहौजी ने कर दी थी कि जैसे ही जफर की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। लाल किला जो दिल्ली में बना हुआ है, इस लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही, गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथों से निकल रही थीं। यानी जो किसान थे उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें जो है वो हाथ से निकल रही थी। कंपनी के तरह काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। यानी कंपनी के तहत यानी कंपनी के अधीन कंपनी ने भारतीय सिपाही भी रखे थे और अंग्रेज सिपाही भी रखे थे। तो भारतीय सिपाही थे जैसे, अंग्रेज सिपाही थे एक, तो भारतीय सिपाही थे 3। इस तरह के अनुपात में 1:3 में, यानी यदि 4 भाग कर लो तो 3 भाग जो है क्या है, भारत के हो जाएंगे और 1 भाग जो है अंग्रेजों को हो जाएंगे। जैसे ये मान लीजिए ये 4 खाने बने, 1 2 3, 3 भाग ये भारत के, 1 भाग अंग्रेजों का। ये अनुपात था सिपाहियों का। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन को लेकर, भत्तों को लेकर और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। जैसे ये था कि आपको दाढ़ी बनाना है, आपको तिलक नहीं लगाना है। और जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो तो हुआ ही मुख्य रूप से धर्म के आधार पर था। उसमें चर्बी लगे कारतूसों की बात आ गई थी कि इसमें इन जो कारतूसे हैं, जो गोलियों का यूज किया जा रहा है, उनमें क्या था, गाय की चर्बी लगी हुई है।
तो इस चीज़ को हिंदू सिपाही थे, उन्होंने अपने धर्म पे ले लिया कि हम गाय की चर्बी को अपने मुंह में लें, ये तो बहुत हमसे नाइंसाफ़ी, हमसे ना हो पाएगा। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, और ये भी था भारतीयों में, खासकर ब्राह्मणों के, यदि समुद्र पार जाओगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और अंग्रेज कह रहे थे तुम सिपाही हो, जहां हम ले जाना चाहेंगे वहां तुम्हें जाना पड़ेगा, हम तुम्हें वेतन दे रहे हैं। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों ने कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में इतराज नहीं था, सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उनको सख्त सजा दी गई। ये बात है 1824 की। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। भाई आज भी देख लो, क्या जितने सिपाही हो, क्या अंबानी के खानदान से हैं क्या? सब लोग ज्यादा करके किसान परिवार से ही लोग सिपाही बनते हैं, फौज में जाते हैं, जितने भी हैं। वे अपनी परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। यानी सती प्रथा क्या थी? जिसमें औरतें अपने पति के मर जाने पर उसके साथ चिता में जल के मर जाती थी, ये सती प्रथा थी। और विधवा विवाह क्या था? इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि यदि किसी का पति मर गया है तो वो औरत हो गई विधवा, तो वो जो औरत विधवा हो गई वो दोबारा विवाह कर ले, इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और इन दोनों चीजों के लिए कानून बना रहे हैं। सती प्रथा का कानून बन रहा है 1829 में, और विधवा विवाह का कानून बन रहा है 26 जुलाई 1856 में। तो ये दो कानून बने हैं। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, और अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा है ये सन 1835 में अधिनियम या एक्ट बन गया, जहां से ये विधि मान्य हो गया कि भारत में शिक्षा अब अंग्रेजी में दी जाएगी। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट देती थी। ये ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की स्वतंत्रता तो 1813 से ही मिल गई थी, इस एक्ट द्वारा ही मिल गई थी। लेकिन क्या हुआ है कि 1830 में कंपनी ने इनको यहाँ पे अब जमीन भी खरीद लो और संपत्ति जुटा लो, ये दोनों छीटें भी 1830 एक्ट नहीं था, लेकिन 1830 के बाद मिल गई हैं। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाकर और आसान हो गया। यानी 1850 में एक कानून बना है लैक्स लोकी अधिनियम, जिसके तहत क्या किया गया है कि यदि कोई आदमी ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहा है, हिंदू मुसलमान कोई भी, तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो वो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे उस समय के, उन्होंने ही तो सती प्रथा और ब्रह्म समाज की स्थापना भी उन्होंने की थी। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप 1 और 2 को पढ़ें। इसको छोड़ देते हैं, ये बहुत लंबा पड़ जाएगा फिर चैप्टर के लिए। आइए चैप्टर में आते हैं, इसको चित्र को जरा देखते हैं। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ये भारतीय सैनिक हैं ये सब, और ये अफसरों का घर हो सकता है, तो जिस पे ये लोग हमला करने आए हैं, क्योंकि इनको ये था कि आप लोग हमें ऐसे कारतूस दे रहे हो जो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी का ये लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष
इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। देखिए, 100 साल बाद कह रहा है, सन 1757 में हो रहा है प्लासी का युद्ध। 100 साल जोड़ दीजिए तो 1857 हो जाएगा। इसके बीच में हो रहा है बक्सर का युद्ध, सन 1764 में हो रहा है। लेकिन इनके इनके बीच में 100 साल का अंतर है। वही कह रहा है, मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत को भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू हुआ सिपाही विद्रोह। सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। ये देखिए 1857 की विद्रोह की कुछ तस्वीरें। मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, ये मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिए गए। 8 अप्रैल को ये फांसी चढ़ गए हैं। और विद्रोह किया था इन्होंने 29 मार्च को। तो ये दोनों डेटें आपको याद रखनी चाहिए। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। वही चर्बी वाले कारतूस। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। तो 9 मई की बात है, तो 10 मई को मेरठ से विद्रोह चालू होता है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया। वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा हो गए। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे 4 बजे के तड़के माने दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बहादुर शाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आ गए। ये देखिए, यहाँ पे बहादुर शाह का एक चित्र दिखाया गया है। तो ये कितने बूढ़े थे, शायद इनकी उम्र उस समय 70 साल थी जब इनको नेतृत्व सौंपा जा रहा है मेरठ के सैनिकों द्वारा। अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम से ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भारतीय ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन परिघटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल
कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इसके लिए आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास उन्हें मिलता है। यानी जब उनका कोई साथी हो जाता है, रास्ता दिखाई देने लगता है, मैंने बोला है कि ना दिखे तो रास्ता दिखाई देने लगता है। अब उनको रास्ता ये दिखाई दे रहा था कि बहादुर शाह जफर हैं, ये हमारे अगुआ बन जाएंगे, नेतृत्वकर्ता बन जाएंगे 1857 के विद्रोह को। और हम लोग सैनिक तो सारे इकट्ठा हो ही रहे हैं, तो अंग्रेजों को हरा देंगे और भारत में भारतीय सत्ता स्थापित हो जाएगी। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, क्योंकि उस समय टेलीफोन, व्हाट्सएप, ईमेल तो था नहीं कि इससे तुरंत जानकारी पहुंच जाए। लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। जैसे जैसे पता चल जाए कि यार मेरठ के तुम्हारे साथियों ने विद्रोह किया है, फिर कहा दिल्ली में भी सब साथ में हो गए हैं, तो हर सिपाही फिर विद्रोह करने लगा कि हम क्यों पीछे रहें और अपने साथियों का साथ दें। और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का भी साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोगों में भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए, क्योंकि ये जो स्थानीय नेता थे, जमींदार थे और मुखिया थे, ये भी तो उस समय चिढ़ी थे। क्योंकि आपने देखा पिछले अध्याय में, जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी सन 1793 में, तो यदि तय रकम को ये जमींदार चुका नहीं पाते थे तो इनसे इनकी जमीनें छीन ली जाती थी। इसलिए ये जमींदार चिढ़े थे। मुखियाओं का भी यही हाल था। महालवाड़ी व्यवस्था आई थी, गांव का गांव था, उसमें मुखियाओं को टैक्स वसूल के देना था, तो इसलिए ये लोग भी चिढ़े थे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह, ये वाजिद अली शाह वही हैं जो अवध के नवाब थे, और 1856 में इसको कुशासन के आरोप में अवध को मिला लिया गया था, के बेटे बिरजिस कद्र या बिरजिस कादिर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कादिर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां थी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली, क्योंकि लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र था और अंग्रेज इनके पति थे लक्ष्मीबाई के, जिनका नाम गंगाधर राव था, वो मर गए थे, तो लक्ष्मीबाई के पुत्र नहीं पैदा हो पाया था, तो इन्होंने एक पुत्र गोद ले लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। तो उसको वो लोग उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर रहे थे, इसलिए लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, तो मध्य प्रदेश का एक मांडला क्षेत्र है, तो मांडला में अवंतीबाई लड़ रही थी। अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई अंग्रेजों की। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर पर अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 की बात है। लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। और क्या व्यक्त कर रहा है? हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं।
एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली है राजधानी थी। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कुंवर सिंह की उम्र, जब लड़ रहे हैं ना ये, जब इसके नेतृत्व कर रहे हैं, तो इनकी उम्र 80 साल थी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ये तो लाल किला जैसा लग रहा है। क्या लिखा है? ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ है। अच्छा, तो ये जो है ये लाल किला होगा, ये सलीमगढ़ किला होगा, तो इन पे कब्जा किया हुआ है। देखिए उस समय ये दिख रहा है कि नाव से आए हैं, पानी वानी ऐसा सब सिस्टम था, क्योंकि किलों के अगल बगल ऐसा सब बनाते भी थे। आगे चलते हैं। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों में हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। अब समझ लीजिए, बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया। तो बहादुर शाह जफर भी गए और साथ में उनकी पत्नी थी बेगम जीनत महल, ये दोनों चले गए रंगून और बेटों को यहीं गोली से मार डाले गए। ये हुआ मुगल सम्राट के साथ। और इसी रंगून जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो गया है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत का विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में फिर आ गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ, जो 4000 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ रही थीं। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वो शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देंगे और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। तो इसके बावजूद सैनिकों, सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यानी वो सिपाही, वो विद्रोही, वो नवाब, वो जमींदार, वो बड़े किसान, जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया वो बच गए और बाकी लोगों पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आगे चलते हैं। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 में आखिर 59 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित थे। 1800
1958 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। यही है जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कंपनी के सारे अधिकार चले जाते हैं। वहाँ की महारानी कहती कि अब तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, अब तुम हमको दे दो शासन, हम कर लेंगे, नहीं तो तुम ये भारत भी खो दोगे। और यहाँ से हमारे खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं, नील आ रहा है, सूती वस्त्र आ रहे हैं, और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है हमारा, और इनका शोषण भी करते हैं। कम मेहनत में मजदूर यहाँ उपलब्ध हैं और हर चीज़ भारत में पैदा हो रही है, चाय से लेके हर चीज़। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि कंपनी अपने हाथ में लेती है सारी चीज़ें, वो भारत जैसा उपनिवेश नहीं खोना चाहती। ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया। तो एक पद बनाया गया, पद बना भारत मंत्री पद बन रहा है। अब प्लस एक मंत्री परिषद बैठ रही है जिसमें 15 सदस्य थे। तो इस चीज का गठन हो रहा है जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। अभी तक गवर्नर जनरल थे, अब जो 1858 एक्ट बन रहा है, इससे गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जा रहा है, वायसराय कहा जा रहा है। और ये वायसराय किसके अधीन था, इंग्लैंड के क्राउन के अधीन था। अब वो क्राउन चाहे राजा बैठे चाहे रानी बैठे, उसके अधीन वो शासन करेगा। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा अथवा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अभी तक कंपनी चला रही थी शासन, अब अंग्रेज सरकार चलाने लगी सीधे शासन, ये कह रहा है। दूसरा है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटिश की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई कि तुम लोग अपना शासन करो, लेकिन हमको अपने उच्च मानो, हमको जो है अपने आप को हमारे अधीन मानो। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध के, बिहार के और मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएं, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ है उसमें अवध के सैनिक ही शामिल थे ज़्यादा, बिहार के और मध्य भारत के ही सैनिक ज़्यादा शामिल थे। इसलिए इनको ये हटा रहे हैं कि यार ये यहाँ के जो आदमी हैं ये बहुत विद्रोही प्रकृति के होते हैं, और दोबारा इनको भर्ती करेंगे तो फिर न कहीं मचा दें बवाल। तो 2 साल हमें समेटते समेटते लग गए हैं, तो अब इनको हटाओ और यहाँ से गोरखा, सिख और पठानों को भर्ती करो। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा गया। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मुगल सम्राट जो था तो वो कौन था, मुसलमान ही तो था। तो उन्होंने ये कहा कि यार यहाँ पे सर्वोच्च गद्दी पे मुसलमान बैठा है, वहाँ बख्त कहाँ है, वहाँ बिरजिस कादिर है लखनऊ से। तो काफ़ी जगह से मुसलमानों ने इस विद्रोह का संचालन किया था, नेतृत्व किया था। तो इसलिए वो मुसलमानों को ये समझते थे कि जो मुसलमान जाति है ये बहुत विद्रोही जाति है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनकी संपत्ति जब्त कर ली, कि जब इनके पास संपत्ति नहीं रहेगी तो ये खाने कमाने में व्यस्त रहेंगे, तो विद्रोह करने का इनके पास दिमाग नहीं आएगा, आएगा भी तो काहे में करेंगे, बिना पैसा के तो कुछ होना नहीं है। तो अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का भी सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गईं। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो रहा है। ये देखिए वो जगह दी गई हैं जहां जहां विद्रोह हुआ है, विद्रोह के अन्य केंद्र, विद्रोह के मुख्य केंद्र, जो लाल लाल हैं वो मुख्य केंद्र हैं।